दोस्तों, पहले इंडोनेशिया के साबांग पोर्ट के विकास में भारत की एंट्री होती है और मलक्का स्ट्रेट से चाइना की घेराबंदी भारत अब और कर सकता है, साथ ही उस पर नजर रख सकता है। वहीं अब चाबहार पोर्ट को भी भारत ने एक्टिव कर दिया है, जहां पर अमेरिका की धमकी और प्रतिबंधों की वजह से भारत ने इन्वेस्टमेंट कम कर दिया था और इसका विकास ठप पड़ गया था। अब भारत ने एक बार फिर से चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट को एक्टिव कर दिया है और ये एक बड़ा झटका है चीन, पाकिस्तान और अमेरिका के लिए, जबकि ये ईरान और अफगानिस्तान के लिए काफी अच्छी खबर है। इस खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी खबर इजराइल से आ रही है, जिसने भारत को खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाले जहाज का अपग्रेडेड वर्जन देने का ऑफर किया है। वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। दरअसल कई सालों से जिस परियोजना पर काम रुका हुआ था, अब उसे दोबारा तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। बात हो रही है ईरान के चाबहार पोर्ट से जहादान तक बनने वाली करीब 700 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की। ये सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि भारत के व्यापार, सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगर ये योजना तय समय पर पूरी होती है तो भारत को पश्चिमी और मध्य एशिया तक पहुंचने का एक नया रास्ता मिल सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर चाबहार इतना महत्वपूर्ण क्यों है। चाबहार ईरान का एक समुद्री बंदरगाह है जो अरब सागर के किनारे स्थित है। भारत पिछले कई वर्षों से इस बंदरगाह के विकास में रुचि दिखाता रहा है, क्योंकि ये भारत को पाकिस्तान के रास्ते पर निर्भर हुए बिना अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का विकल्प देता है। अभी तक भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये रही है कि पाकिस्तान अपने रास्ते से भारतीय सामान को अफगानिस्तान भेजने की अनुमति देने में अक्सर बाधाएं खड़ी करता रहा है। ऐसे में चाबहार भारत के लिए एक वैकल्पिक और रणनीतिक मार्ग बनकर सामने आया। अब बात करते हैं इस रेलवे लाइन की। योजना यह है कि चाबहार पोर्ट को ईरान के शहर जहादान से रेल मार्ग द्वारा जोड़ा जाए। जहादान पहले से ईरान के बड़े रेलवे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये होगा रेल लाइन बन जाने के बाद भारत केवल समुद्र के रास्ते चाबहार तक ही नहीं पहुंचेगा, बल्कि वहां से रेल के जरिए पूरे ईरान और आगे अफगानिस्तान तक सामान भेजना कहीं अधिक आसान हो जाएगा। यही कारण है कि इस परियोजना को केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कॉरिडोर कहा जा रहा है। आगे चलकर इस नेटवर्क को अफगानिस्तान के जरांज और डेलाराम क्षेत्र से जोड़ने की भी योजना है। वहां से मध्य एशिया के कई देशों तक सड़क और रेल संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इसका फायदा ये होगा कि भारत के व्यापारियों को नए बाजार मिलेंगे और भारतीय कंपनियों के लिए निर्यात के नए अवसर खुलेंगे। इस परियोजना की शुरुआत का विचार कई साल पहले सामने आया था। वर्ष 2016 में भारत और ईरान के बीच इस दिशा में समझौता हुआ था, लेकिन इसके बाद अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों, वित्तीय चुनौतियों और क्षेत्रीय तनाव के कारण परियोजना की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई। कई बार ऐसा लगा कि शायद ये योजना पूरी ही नहीं हो पाएगी। हालांकि बाद में भारत ने चाबहार पोर्ट के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौता किया और अब एक बार फिर रेलवे परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी दिखाई दे रही है। अगर ये रेल नेटवर्क तैयार हो जाता है तो भारत को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान पर निर्भरता लगभग खत्म हो जाएगी। भारत सीधे समुद्री रास्ते से चाबहार पहुंचेगा और वहां से रेल के जरिए आगे अपना व्यापार बढ़ा सकेगा। इससे सामान की आवाजाही तेज होगी, परिवहन लागत कम हो सकती है और व्यापारिक संबंध भी मजबूत होंगे। इस परियोजना का एक दूसरा बड़ा पहलू चीन से भी जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में चीन पहले से बड़े पैमाने पर निवेश कर चुका है। ग्वादर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपेक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में चाबहार को मजबूत बनाना भारत के लिए रणनीतिक संतुलन बनाने का एक तरीका माना जाता है। हालांकि दोनों बंदरगाह अलग अलग देशों में है और उनके उद्देश्य भी अलग है, लेकिन क्षेत्र प्रभाव के लिहाज से दोनों की तुलना अक्सर की जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का है। ये रेल लाइन भविष्य में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC को भी मजबूती दे सकती है। इस कॉरिडोर का उद्देश्य भारत, ईरान, रूस और यूरोप के बीच एक तेज और कम लागत वाला व्यापारिक मार्ग तैयार करना है। अगर चाबहार और ये रेल लाइन इस नेटवर्क से जुड़ते हैं तो भारतीय निर्यातकों को यूरोप और रूस तक सामान भेजने के लिए एक नया और अधिक प्रभावी रास्ता मिल सकता है। हालांकि इस परियोजना के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। ईरान पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, क्षेत्र सुरक्षा स्थिति, निवेश की व्यवस्था और निर्माण कार्य की गति जैसे कई मुद्दे अभी भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा परियोजना की समय सीमा और लागत भी आने वाले समय में बदल सकती है। इसीलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि सब कुछ बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाएगा।
कुल मिलाकर देखा जाए तो चाबहार से जाहेदान रेलवे परियोजना भारत के लिए सिर्फ एक रेल लाइन नहीं बल्कि एक लंबी रणनीतिक सोच का हिस्सा है। इसका उद्देश्य भारत को नए व्यापारिक रास्ते देना, मध्य एशिया से संपर्क मजबूत करना, क्षेत्र कनेक्टिविटी बढ़ाना और वैश्विक सप्लाई नेटवर्क में अपनी स्थिति को और मजबूत करना है। आने वाले महीनों में इस परियोजना पर कितनी तेजी से काम आगे बढ़ता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अगर योजनाएं सफल रहती है तो ये भारत की विदेश नीति, व्यापार और रणनीतिक पहुंच तीनों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकती है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। इजरायल ने भारत को अपने सबसे एडवांस फाल्कन अवैक्स सिस्टम का नया वर्जन ऑफर किया है। सबसे खास बात यह है कि इस बार ये सिस्टम पुराने रूसी IL-78 विमान पर नहीं बल्कि आधुनिक बोइंग 787 पर लगाया जाएगा। अगर ये डील आगे बढ़ती है तो भारतीय वायुसेना की आसमान में निगरानी करने की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है। भारत के पास फिलहाल 3 फाल्कन अवैक्स मौजूद है जो पिछले कई वर्षों से भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी की निगरानी का सबसे अहम हिस्सा बने हुए हैं। पहले भारत 2 और फाल्कन सिस्टम खरीदना चाहता था, लेकिन रूसी IL-78 विमान और इजरायली रडार सिस्टम की बढ़ती कीमतों की वजह से ये योजना रोक दी गई थी। अब इजरायल ने उसी प्रोजेक्ट को नए अंदाज में फिर से पेश किया है। इस नए प्रस्ताव में सबसे बड़ा बदलाव है बोइंग 787 का इस्तेमाल। ये विमान IL-78 के मुकाबले ज्यादा आधुनिक, ज्यादा भरोसेमंद और कम रखरखाव वाला माना जाता है। इसकी उड़ान क्षमता भी बेहतर है और इसमें ज्यादा बिजली उत्पादन तथा बेहतर कूलिंग सिस्टम मौजूद है, जिससे भविष्य के हाईटेक रडार और मिशन सिस्टम आसानी से संचालित किए जा सकते हैं। इस अवैक्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अपग्रेडेड ELW2090 रडार। बताया जा रहा है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित प्रोसेसिंग, बेहतर टारगेट ट्रैकिंग और स्टेल्थ फाइटर जैसे कम रडार सिग्नेचर वाले विमानों को पहचानने की क्षमता पहले से काफी बढ़ाई गई है। यानी भविष्य में अगर किसी विमान के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान भारतीय सीमा के पास आते हैं तो उन्हें समय रहते पकड़ने की संभावना और मजबूत हो जाएगी। एक और बड़ी खासियत यह है कि फाल्कन अवैक्स अपने रोटोडॉम रडार की मदद से पूरे 360 डिग्री में लगातार निगरानी कर सकता है। इसके विपरीत भारत का मौजूदा नेत्र अवैक्स सिस्टम लगभग 240 डिग्री तक ही कवरेज देता है। इसीलिए पूरी निगरानी के लिए विमान को दिशा बदलनी पड़ती है। फाल्कन में ऐसी जरूरत नहीं होती और यह हर दिशा पर लगातार नजर बनाए रख सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट को छोड़ दे। भारतीय वायुसेना फिलहाल 6 नए नेत्र मार्क 1A विमान खरीदने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही DRDO का नेत्र मार्क 2 प्रोजेक्ट भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें एयरबस A321 विमान पर स्वदेशी आइसा रडार लगाया जाएगा। यह भारत का भविष्य का प्रमुख एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। यानी आने वाले वर्षों में भारत एक साथ विदेशी और स्वदेशी दोनों तकनीकों पर काम कर रहा है। अगर इजरायल का बोइंग 787 आधारित फाल्कन अवैक्स प्रस्ताव मंजूर होता है तो भारतीय वायुसेना को तुरंत एक बेहद आधुनिक और शक्तिशाली निगरानी प्लेटफॉर्म मिलेगा, जबकि दूसरी ओर नेत्र मार्क 2 जैसी स्वदेशी सिस्टम भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होंगे। बहरहाल दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।